पिकर लिवर के बारे में, उसमें सबसे पहले वी हैव द जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। और जो इसका अर्लीस्ट साइन होता है वो ये होता है कि जो स्क्लेरा होता है ना वो येलो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्क्लेरल इक्टेरस, डिसकलरेशन ऑफ द स्क्लेरा। अब जो येलो कलर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि सीरम में जो बिलीरुबिन होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। वैसे जो नॉर्मल होता है वो 0.2 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर बिलीरुबिन का लेवल जैसे कि बुक में लिखा हुआ है 2.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है पर डेसीलीटर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्कलरेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाए, मतलब कि सीरम में बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो बिलीरुबिन का डिस्टर्बेंस जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम ना टेबल से देख लेते हैं कि क्या डिस्टर्बेंस आनी है। तो टेबल से देखने से पहले ना हम इस फिगर को देख लेते हैं। आपके लिपिन कॉर्ड की पिक्चर है और आपने पढ़ी भी होगी जब आपने पढ़ा था चैप्टर उसमें बायोकेम में। तो ये देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर आरबीसी जो है ना उनको जो है वो टूट रहे हैं। ठीक है। तो जब वो टूटते हैं ना, मतलब एक्सेस से ज़्यादा मतलब अभी टूट रहे हैं, नॉर्मल टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हीम होती है ना वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से? क्या आपको पता है हीम और ग्लोबिन से बनी होती है ना, आरबीसीज में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होती है, तो हीम और ग्लोबिन से बनी होती है। तो हीम होती है ना उसमें से आयरन निकलता है और प्रोटोपोरफायरिन निकलता है। जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है ना एक्चुअली वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द हीम टू बिलीरुबिन जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर होता है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो आरबीसीज को तोड़े होते हैं, और आपको पता है 120 डेज़ के बाद आरबीसीज ने वैसे ही टूटना होता है। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि आरबीसीज की जो हीम होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और बिलीरुबिन बनाते हैं प्रोटोपोरफायरिन में से। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस ने उनको तोड़ लेते हैं, तो थर्ड नंबर पे क्या होता है कि जो होता है, अब ये जो बिलीरुबिन आ रहा है मैक्रोफेजेस में से ये अनकॉन्जुगेटेड है, मींस दैट अभी इसने जो है लिवर में ये नहीं गया, लिवर से पहले पहले है, लिवर में जाके इसने कॉन्जुगेट होना होता है जो है एक ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। अभी ये अनकॉन्जुगेटेड है ना, तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लिवर की तरफ। ठीक है। और किसके साथ होता है? एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ा होता है। अभी एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ा होता है, और इस वजह से ना ये अभी मतलब ये एल्ब्यूमिन जो है ये भी लिवर ही रिलीज़ कर रहा होता है इसको ब्लड में रखने के लिए ना। बिलीरुबिन को इसने एल्ब्यूमिन दिया होता है ताकि ये एल्ब्यूमिन इसको पकड़ के रखे, बिलीरुबिन को ब्लड में ही रहने दे और अपने पास ही, मतलब मेरे पास ही आए, लिवर के अंदर ही बिलीरुबिन आए, बाहर किसी और ऑर्गन में ना चले जाए। ठीक है। फिर आ जाएगा 4 नंबर पे बिलीरुबिन जो है वो हमारे लिवर में आ जाएगा। ठीक है। जब लिवर में आएगा तो लिवर में आके कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये देखें, बिलीरुबिन था, अब ये कॉन्जुगेट हो गया किसके साथ? ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। फिर क्या होगा? जब बिलीरुबिन कॉन्जुगेट हो जाता है ना लिवर में, तो कॉन्जुगेटेड लिवर जो होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ना वो हमारे आ जाता है किसमें? बाइल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाइल में, और मतलब कि बाइल में रिलीज़ हो जाएगा वो जो आपकी गॉल ब्लैडर की सारा सिस्टम है, और फिर जो है कहाँ पे आ जाएगा? इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है। अब इंटेस्टाइन में जब आता है तो बिलीरुबिन ये जो होता है ग्लूकुरोनिक एसिड, अब इसको ना बैक्टीरिया इसको पकड़ते हैं और ना बिलीरुबिन को ना यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। मतलब कि अब कॉन्जुगेट होके बिलीरुबिन आ गया, बैक्टीरिया ने उसको पकड़ा और उसमें से जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना उसको निकाल दिया, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था ना अब कन्वर्ट हो गया यूरोबिलिनोजन में। ठीक है। अब क्या होगा? 6-7 नंबर पे जब ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो यूरोबिलिनोजन होता है ना ये वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। और पोर्टल ब्लड के थ्रू फिर से लिवर में चला जाता है। ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन जो है वो एंट्रोहेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल जो है, मतलब दोबारा से लिवर में चला जाएगा, दोबारा से जो है वो उस साइकिल को कंटिन्यू रखेगा बिलीरुबिन वाली। और कुछ जो है वो बता रहे हैं, कुछ जो है रिमाइंडर जो है यूरोबिलिनोजन का वो चला जाता है हमारी किडनी में। ठीक है। और वहाँ पे जाके यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और येलो कलर देता है। हमारा जो करेक्टरिस्टिक कलर आ रहा होता है ना यूरिन का येलो कलर, वो इसी यूरोबिलिनोजन की वजह से आ रहा होता है। ठीक है। और कुछ जो यूरोबिलिनोजन है ठीक है, वो हमारा मतलब कि एक तो चला गया लिवर में, एक चला गया हमारे यूरिन में, एक जो थोड़ा सा यूरोबिलिनोजन है वो हमारे चला जाता है कहाँ पर? हमारे इधर। ठीक है। कहाँ पे चला जाएगा? इधर जो है फीसिस में। ठीक है। जो होता है तो वहाँ पे यूरोबिलिनोजन जो होता है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारी जो स्टूल होता है ना उसका कलर करेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर का आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि
कि यूरोबिलिनोजिन जो होती है वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाती है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्राउन कलर आ गया। तो एज अ होल क्या आ रहा है कि आरबीसी टूट रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। मैक्रोफेजेस उनको पकड़ रहे हैं, उनको तोड़ के जो है बिलीरूबिन में कन्वर्ट कर रहे हैं अनकॉन्जुगेटेड। फिर अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरूबिन है वो हमारे लिवर में जा रहा है, वहाँ पे जाके उसने कॉन्जुगेट होना है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, लिवर के साथ कॉन्जुगेट होकर उसने निकलना है बाइल में, और फिर जो है बैक्टीरिया ने उसको पकड़ के यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करना है। यूरोबिलिनोजिन ने जब उधर से आना है वो 3 पैथवेज़ फ़ॉलो करता है। एक ये कि वो दोबारा से लिवर में चला जाए, दूसरा है कि यूरिन में चला जाए, वहाँ पे जाके उसको कैरेक्टरिस्टिक कलर दे यूरोबिलिन की वजह से, ठीक है। और ये कि या तो वो हमारे स्टूल में चला जाए और वहाँ पे जाके उसको ब्राउन कलर दे दे स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके। ये सारा इसका प्रोसेस था, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमारी होनी है ना जॉन्डिस, वो क्यों होनी है। जॉन्डिस क्यों होगी? जब हमारा बिलीरूबिन का लेवल जो है वो कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन भी ज़्यादा हो सकता है और कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन भी ज़्यादा हो सकता है। कोई भी ज़्यादा होगा, कोई भी बिलीरूबिन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है कि इंट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस अगर किसी में बहुत ज़्यादा हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लें कि इससे पहले तक मैक्रोफेजेस, अब बहुत ज़्यादा इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है किसी भी वजह से कि ब्लड वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस स्टार्ट हो गई, एकदम से ओवरलोड आ गया, मैक्रोफेजेस तोड़ते जा रहे हैं, आरबीसीज को तोड़ते जा रहे हैं, एकदम से बिलीरूबिन जो है उसका ओवरलोड हो गया लिवर के ऊपर। लिवर के मैं इतना ज़्यादा बिलीरूबिन को कैसे कॉन्जुगेट करूँ, इतना ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन दे दिया, मैं इतना ज़्यादा कैसे कॉन्जुगेट करूँ। वो अपनी तरफ से फुल फोर्स के साथ कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन करता जाता है, लेकिन पीछे से और ज़्यादा आता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में जो अगर हम इसका देखते हैं, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के आरबीसी सही तरह नहीं बन रहे, ठीक है, ख़राब बन रहे हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से क्या होता है कि हाई लेवल्स हो जाते हैं हमारे उधर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन के, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लिवर की जो कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी होती है वो इतनी नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से जब हम लैब करवाते हैं ना ऐसे लोगों का, तो उनकी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन उनके सीरम में ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि लिवर तो इतने कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा ना, तो वो भी कॉन्जुगेटेड भी ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन होता है, ठीक है। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि क्योंकि हमारा जो कॉन्जुगेटेड है वो तो बनता जा रहा है ना, मतलब कि लिवर बना तो रहा है ना कुछ, तो जो नॉर्मल मतलब कुछ ना कुछ तो वो बना रहा है कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन, ठीक है। उसकी वजह से यूरोबिलिनोजिन जो होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा, यूरोबिलिनोजिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यूरोबिलिनोजिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से जो यूरिन होगा वो भी एक मतलब ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि यूरोबिलिनोजिन वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो वो नॉर्मल से ज़्यादा डार्क हो जाएगा यूरिन, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारा होगा ना डार्कर यूरिन होगा, ठीक है। और ये होता है कि जो हमारा क्योंकि ये जो होता है ना ये वाला अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन, ठीक है, ये तो यहाँ पे ब्लड में जब घूम रहा है, ठीक है, लिवर में आने से पहले उसने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड रहना है, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड जो होता है ना ये जो है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड रहता है, इस वजह से ये होता तो ज़्यादा है लेकिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, जिसकी वजह से ये अगर ब्लड में रेज्ड है लेकिन ये यूरिन में हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो बिलीरूबिन के साथ उसके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, और एल्ब्यूमिन के साथ जब तक वो बाइंड रहेगा ना वो किसी भी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, वो किडनी की ट्यूब्यूल्स में से पास नहीं कर सकता। इस वजह से ऐसे लोगों में हमें यूरोबिलिनोजिन का लेवल तो ज़्यादा मिलता है यूरिन में, ठीक है, और उसकी वजह से डार्कर यूरिन होता है। लेकिन ऐसे लोगों में क्या होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन होता है ना वो नहीं मिलता, मतलब कि वो हमें नहीं मिलता यूरिन के अंदर, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता जब तक वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बिलीरूबिन जब भी ज़्यादा होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस हो जाते हैं हमारे ब्लड में। मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से गॉल स्टोन्स बन जाएंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। फिर आता है कि एक कंडीशन होती है कि जिसमें ना हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है न्यू बॉर्न में, ठीक है। अब ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो नया बच्चा पैदा हो गया
अब जो नया बच्चा पैदा होता है ना, न्यूबॉर्न होता है, उसके अंदर ना ये जो बिलीरुबिन ने ये जो लिवर ने कॉन्जुगेशन करनी होती है ना एंजाइम के थ्रू अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो बच्चों में ना अभी वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड में भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में भी क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ना, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे जा सकता है कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, ये बेसल गैंग्लिया में चला जाएगा क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। तो इस केस में क्या जाएगा, ये हमारे ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या करेगा, बच्चों में कैर्निक करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होना था, तो यहाँ पे ये क्यों उधर चला जाता है? वो इस वजह से चला जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर लिवर का अभी काम सही तरह प्रॉपर नहीं है शुरू में। ठीक है, जिसकी वजह से वो एल्ब्यूमिन भी इतना रिलीज़ नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनकॉन्जुगेटेड बच्चों के अंदर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड भी नहीं होता, इस वजह से उनमें हो जाता है कैरेक्टरस, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है। तो ये फैट सोलेबल होता है, ये बच्चों के जो बेसल गैंग्लिया होते हैं उसमें चला जाता है, उसको हम कैर्निक कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स और डेथ करवाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उन बच्चों को हम जो है फोटोथेरेपी करवाते हैं, जो हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को वाटर सॉल्युबल बनाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, जब फिर आता है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है कि जब हमारी जो जो अनकॉन्जुगेट ये जो इंजाइम होता है ना, जिसने हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये जो होता है ना माइल्ड ख़राब होता है, थोड़ा सा ख़राब होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बाय बर्थ ही उसकी जो है ना एक्टिविटी कम होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये एंजाइम थोड़ा सा काम करता है, मतलब नॉर्मल से कम काम करता है ना, उसकी वजह से क्या होता है अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इन लोगों में भी यही होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर क्योंकि माइल्ड है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो एंजाइम काम कर ही रहा है, इतना ज़्यादा तो ख़राब नहीं है। तो ऐसे लोगों में तब जॉन्डिस के केस आता है जब वो कोई उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, कोई इन्फेक्शन होती है या कोई इस तरह की चीज़। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रीगलर नेजार सिंड्रोम। क्रीगलर नेजार क्या होगा, जिसमें ये जो एंजाइम होगा जिसने अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना था, ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, मतलब एब्सेंट, नो एंजाइम। ठीक है, इसकी एक मॉडरेट और सीवियर फॉर्म होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब ऐसे लोगों में तो बिल्कुल लिवर जो है वो कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, जिसमें उनका बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं वो उसी वक्त बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्निक टेरेस जो होता है वो बिल्कुल फैटल होता है। ठीक है, फिर होता है एक और चीज़ जिसमें क्या होती है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है कि आपको पता है, यहाँ पे जब ये लिवर कॉन्जुगेट कर लेता है ना बिलीरुबिन को, तो उसने क्या करना होता है कि ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसे आगे भेजना होता है। एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, अब जब वो ट्रांसपोर्टर ख़राब होता है ना, कि जिसने ट्रांसपोर्ट करना होता है लिवर के कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को आगे की तरफ, वो ट्रांसपोर्टर नहीं होता सही। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, डेफिशिएंसी ऑफ द बिलीरुबिन गैनिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। फिर इनमें क्या होता है कि इनमें कॉन्जुगेटेड बन रहा होता है, मतलब कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना दिया लिवर ने। ठीक है, लिवर ने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना दिया है, लेकिन उसने जो एक यहाँ से आगे की तरफ भेजना था जिस ट्रांसपोर्टर ने, वो नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ऐसे लोगों के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे लोगों में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा, और जब भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो हमारा जो अच्छा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में ना हमारा जो लिवर होता है ना वो डार्कर हो जाता है। ठीक है, काला हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ होती है रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम में भी सेम यही एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसी एंजाइम का डिफेक्ट होता है, लेकिन उसमें ये चेंज आता है कि उसमें जो लिवर होता है ना वो ब्लैक नहीं होता। ठीक है, ड्यूबिन जॉनसन में लिवर ब्लैक हो गया था, डार्क हो गया था, लेकिन रोटर में नहीं होता। इसकी एग्जैक्ट कॉज ये होती है कि ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में ना हमारा जो एक और ट्रांसपोर्ट की डिफेक्ट होता है, जो होते हैं मेटाबॉलिज्म करे होते हैं कैटेकोलामीन्स के, तो वो भी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कैटेकोलामीन्स पीछे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे कैटेकोलामीन जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में साथ में ब्लैक लिवर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूबिन जॉनसन और रोटर में डिफरेंस। फिर आता है बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्या होगा कि जो हमारा बिलियरी ट्रैक्ट है ना, ये जो आगे है सारा,
ये जो यहाँ पे आगे मतलब बिलियरी ट्रैक्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, मतलब कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। लिवर जो है वो बहुत इधर ठीक है, यहाँ तक सारा सिस्टम ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन ये जो आगे है ना, इससे आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है। बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। बिलियरी ट्रैक्ट में किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, हमने पीछे देखे, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है, कोलिंजियो कार्सिनोमा हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, लिवर फ्लूक हो सकता है, बहुत से कॉजेज़ हैं कि जब भी वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लिवर बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना देना है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, लेकिन वो आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से यूरोबिलिनोजन जो होगा वो जो है यूरोबिलिनोजन ज़्यादा नहीं होगा ऐसे लोगों में, ठीक है। तो ऐसे लोगों में यूरोबिलिनोजन ज़्यादा नहीं होगा और जो है क्या होगा कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाएगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों ज़्यादा होगा ऐसे लोगों में, मैंने आपको बताया था अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो तब ख़राब होता है, तब ज़्यादा होता है जब हमारे कोई भी जो बिलियरी ट्रैक्ट है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होगा, यूरिन बिलिनोजन कम होगा क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, इधर से ऑब्स्ट्रक्शन है, बंद हो गया, ठीक है। तो यूरोबिलिनोजन बनेगा ही नहीं, ना यूरिन में आएगा, ठीक है। इसी वजह से ना क्या होगा कि ऐसे लोगों का जो होगा ना मतलब क्योंकि वो यूरिन में नहीं जा रहा ना यूरोबिलिनोजन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि उनका कलर जो है वो डार्क यूरिन होगा। डार्क यूरिन क्यों होगा, क्योंकि ऐसे लोग में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, ठीक है, और ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और वहाँ पे वो सॉलेबल भी होगा। अनकॉन्जुगेटेड जब राइस कर रहा था तो वो तो हमारे यूरिन में नहीं जा सकता था ना, क्योंकि वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड था, वो वाटर सॉल्युबल नहीं था। लेकिन कॉन्जुगेटेड जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी में जा सकता है ना, और वहाँ पे जब वो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मतलब फॉर्म में किडनी में जाएगा जब, तो वहाँ पे जाके वो यूरिन को डार्क करेगा। ऐसे लोगों में हमें बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में मिलेगा, ठीक है। और स्टूल जो है वो पेल होगा क्योंकि यूरोबिलिनोजन स्टूल में नहीं जा रहा, ठीक है, ये वाला रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों में जो है क्या होता है, प्रूराइटिस होता है, ठीक है, मतलब इचिंग होती है ऐसे लोगों को इचिंग क्यों होती है, इचिंग की ये वजह होती है, ख़ारिश क्यों होती है इतनी, क्योंकि इनके ना बिलियरी ट्रैक्ट ख़राब है, इनका बिलियरी ट्रैक्ट ख़राब है, ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट में खराबी है, ठीक है। जब भी बिलियरी ट्रैक्ट में खराबी होती है ना, तो क्योंकि यहाँ पे बैरियर है ना, अब क्या होगा कि ऐसे लोगों की जो ब्लड होगा ना उसके अंदर ना बाइल सॉल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और वो बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब क्या होगा, बाइल सॉल्ट जब ज़्यादा होते हैं ना, ये हमारे मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे हिस्टामीन रिलीज़ होती है, हिस्टामीन जो है एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। इस वजह से बाइल सॉल्ट जब ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से इचिंग और प्रूराइटिस होगा, ठीक है। और ऐसे लोगों में क्या होगा, आपको पता है बाइल के अंदर दूसरी चीज़ कोलेस्ट्रोल थी, ठीक है, ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रोल भी ब्लड में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रोल जो है ये हमारे स्किन में जाके डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर देगा, उसको हम कहेंगे ज़ैंथोमास, ठीक है। और ऐसे लोगों में क्योंकि क्या हो रहा है कि जो है फ़ैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उसकी मैल अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइल बिल्कुल भी नहीं रिलीज़ हो रहा, बिलियरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे लोगों में मैल अब्जॉर्प्शन और फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स होगी और स्टीर हो रहा होगा, ठीक है। ये आपने बुक से साथ साथ देखते जाना है, मैं सेम वही से बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है वायरल हेपेटाइटिस में अब आपने ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हुई है, इसमें हेपेटोसाइट्स भी ख़राब है, मतलब लिवर भी ख़राब है, और आपका जो ये जो बाइल है सारा इधर से सारा ख़राब है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़राब हैं। अब क्या होगा, सारी चीज़ें ख़राब हैं, इट मीन्स कि आपका जो क्या होगा इसमें ना, आपका जो क्या होगा, अब जो है इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि लिवर ख़राब है, ठीक है, लिवर कुछ ना कुछ तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कर रहा है ना, तो पूरी तरह तो नहीं ख़राब, वो सिरोसिस तो नहीं उसकी हुई, इन्फ्लेमेशन ही हुई है। तो अब क्या होगा, बिलियरी ट्रैक्ट क्योंकि ख़राब है, तो बिलियरी ट्रैक्ट के ख़राब होने की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा, ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि लिवर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं बना रहा, ठीक है। अब ऐसे लोगों में क्या होगा कि जो है डार्क यूरिन क्यों होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है हमारे पास जो कि एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होता, और ये इजीली वाटर सॉल्युबल होता है, हमारी किडनीज में ब्लड के थ्रू आ जाएगा और हमारे यूरिन को डार्क कर देगा, ठीक है।
और जो यूरिन में यूरोबिलिनोजिन होता है ना, वो इसमें नॉर्मल भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। नॉर्मल इस लिहाज से हो सकता है कि हेपेटाइटिस हुआ हुआ है ना, तो हेपेटाइटिस में मोस्टली ज़्यादातर लिवर ख़राब होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो हमारे यूरोबिलिनोजिन जो है उसको मतलब बना रहा होगा, तो वो नॉर्मल भी हो सकता है और ये है कि वो डिक्रीज़्ड भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है कि अगर बिलियरी ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा साथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये सारा आपका टेबल था और ये आपके कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ये बच्चों में इस तरह से कनेक्टेरिस हो जाता है, बिलीरुबिन जब ब्रेन में जाता है और उसकी वजह से फिर हमें ये फोटोथेरेपी करते हैं, जिससे अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है ना उसको हम वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या था, माइल्ड हमारे पास जो है ना जो एंजाइम था ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, उसकी डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से सिर्फ स्ट्रेस के वक्त प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे क्या था, क्रिगलर ने जार्ड में बहुत ज़्यादा स्वीयर जो है ना डेफिशिएंसी थी, मतलब बिल्कुल ख़त्म था हमारे पास वो एंजाइम जिसने कॉन्जुगेट करना था, और उसकी जैसे स्वीयर कर्निक होता था और इमीडिएट डेथ होती। ये कौन सा होगा जिसमें हमारे पास जो बाइल कैनालिकुलाई में वो नहीं जा पा रहा, लिवर में से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बाइल कैनालिकुलम में नहीं हो पा रहा, कॉन्जुगेट तो हो गया लेकिन जा नहीं पा रहा, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में। और एक और हमने इसके साथ पढ़ा था रॉटर सिंड्रोम। रॉटर सिंड्रोम और ड्यूबिन में क्या डिफरेंस था, ड्यूबिन में ब्लैक हो जाता है लिवर, रॉटर में नहीं होता। ये यूबिन जॉनसन सिंड्रोम का ब्लैक लिवर होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द जॉन्डिस। इसके बाद हम वायरल हेपेटाइटिस करते हैं।